हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज। आज की वीडियो किसी एजुकेशन के टॉपिक पर नहीं है, ये हमारे करंट में चल रहे सिनेरियो पर बेस्ड है। आजकल का बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक है उत्तराखंड मांगे भू कानून। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो उत्तराखंड नीड्स लैंड लॉज। जो भी उत्तराखंड वासी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ा हुआ है वो प्लीज एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना, सो दैट कि आप सब लोगों को पता चल सके कि वाई उत्तराखंड नीड लैंड लॉज। ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई है, आप ये मत सोचना कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पर साइड लूंगा। मैं एक बैलेंस्ड वे में अपनी बात को रखूंगा सो दैट कि आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझ सको और खुद डिसाइड कर सको कि हमारे उत्तराखंड के लिए क्या सही है और क्या गलत। ये स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये हमारे पॉलिटी और करंट अफेयर सेक्शन से बिलोंग करता है। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, मैं अपने अकाउंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। मैं आप सबको पहले इस टॉपिक के बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं कि आप सब लैंड रिफॉर्म्स और लैंड लॉज के बैकग्राउंड को जान सके और आपको पता चल सके कि कब से लैंड रिफॉर्म और लैंड लॉज की बातें हमारे सामने आने लगी। राज्य सरकार ने उत्तराखंड यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 154, 345, 129 ब 152 अ को शामिल किया था। इसमें यह साफ किया गया था कि 12 सितंबर 2003 तक जिन लोगों के पास राज्य में जमीन है वह 12.5 एकड़ तक की जमीन खरीद सकते हैं, मगर जिसके पास जमीन नहीं है वह तिथि के बाद 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते। इससे ज्यादा जमीन खरीदने पर राज्य सरकार से इजाजत लेने का प्रावधान था। 2007 में आते आते यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई। 2012 में आते आते हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया था। फिर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए गई और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के भूमि कानून को हरी झंडी दे दी। अधिवक्ता रचना श्रीवास्तव ने कहा कि कृषि भूमि के कमी के चलते प्रदेश में किसी भी बिल्डर, व्यवसायी या उद्योगपति को असीमित जमीन की खरीद पर रोक लगाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने राज्य की अधिवक्ता के उस तर्क से भी सहमति जताई जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में 12% ही कृषि भूमि है जिसकी अनैतिक खरीद को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था। हाई कोर्ट ने दायर याचिका पर राज्य सरकार की ओर से अधिनियम में किए गए संशोधन को समानता के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 के अंदर आता है, के उल्लंघन के आधार पर निरस्त किया था। हाई कोर्ट का कहना था कि जिसके पास राज्य में जमीन है उसे 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की इजाजत है, जिसके पास जमीन नहीं है उसे महज 250 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदने की ही इजाजत है। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उत्तराखंड में निवेशकों के निवेश करने को आमंत्रण देने के नाम पर जमीन की खुली बिक्री के लिए पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार ने भूमि कानूनों में कई संशोधन किए हैं। 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार भू कानूनों को बदलने के लिए अध्यादेश लेकर आई और उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित करवा लिया। उससे अब तक चले आ रहे कानून में धारा 143 को और धारा 154(2) को जोड़ते हुए पहाड़ों में खरीद की अधिनियम सीमा समाप्त कर दी गई। इस नियम के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदे जाते ही भूमि का भू उपयोग स्वतः बदल जाएगा और वह अकृषि या गैर कृषि हो जाएगी। तो ये था अब तक का लैंड लॉज का बैकग्राउंड, जिसमें कि आपने देखा 2003, 2007 और 2018 में 3 बार संशोधन हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अदर स्टेट के लैंड लॉज के बारे में, सो दैट कि हम कंपेयर कर सकें कि हमारे लैंड लॉज कैसे हैं और अदर स्टेट्स के कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने पे कोई पाबंदी नहीं है। वहाँ मैक्सिमम 59.95 एकड़ तक एक आदमी जमीन ले सकता है और उस जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हेल्प से। बस बताना होगा कि कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लास्ट 10 ईयर में इस जमीन पर नहीं की गई है। अब बात करते हैं हम कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में एक एग्रीकल्चरलिस्ट ही एग्रीकल्चरल लैंड को खरीद सकता है, मतलब एक कृषक ही कृषि योग्य भूमि को खरीद सकता है। एक नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट वह है जिसकी इनकम 25 लाख रुपए से ज्यादा है। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 25 लाख रुपए से ज्यादा है सालाना, तो वो एक नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट में आ जाएगा। सेक्शन 109 कर्नाटक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 सोशल या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब कृषि भूमि को गवर्नमेंट की इजाजत से ही खरीद सकता है।
महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चरलिस्ट ही मतलब एक कृषक ही कृषि योग्य भूमि को खरीद सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने संपूर्ण भारत में कहीं भी कृषि योग्य भूमि खरीदी है तो उसी को कृषि योग्य भूमि महाराष्ट्र में दी जा सकती है। 54 एकड़ की जमीन एक इंसान वहाँ खरीद सकता है। गुजरात में भी एक कृषक ही कृषि योग्य भूमि खरीद सकता है। पहले तक जो गुजरात का व्यक्ति था वही वहां कृषि योग्य भूमि खरीद सकता था, लेकिन 2012 गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद देश का कोई भी कृषक गुजरात में कृषि योग्य भूमि खरीद सकता है। हरियाणा में कुछ निश्चित क्षेत्र जिनको कि कंट्रोल्ड एरिया कहते हैं, वहाँ एक कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है अगर वह उस भूमि का उपयोग इंडस्ट्रीज लगाने या किसी कृषि रहित काम को करने के लिए करते हैं। और अगर मैं ट्राइबल एरियाज वाले स्टेट्स की बात करूं तो सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति आ करके जमीन नहीं खरीद सकता। सिर्फ ट्राइबल पीपल्स ही वहाँ लैंड एक्वायर कर सकते हैं। अब आता है हिमाचल प्रदेश का भूमि कानून क्या कहता है। हर कोई लगा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश जैसा ही भूमि कानून उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए। पहले जान तो लीजिए हिमाचल का भूमि कानून कहता क्या है। हिमाचल प्रदेश में कौन व्यक्ति जमीन ले सकता है और कौन व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटने के बाद अब लोगों का ध्यान हिमाचल प्रदेश के सेक्शन 118 के एचपी टेनेंसी और लैंड रिफॉर्म एक्ट की तरफ आ गया है। क्या ये धारा 370 के बराबर है? सेक्शन 118 हिमाचल प्रदेश में जमीन और संपत्ति की खरीद पर पूरी रोक नहीं लगाता है। अब गौर से सुनिएगा कैसे पूरी रोक नहीं लगाता है। यह हर व्यक्ति जो एक किसान नहीं है, चाहे वो हिमाचल का हो या फिर अदर स्टेट का, वह हिमाचल में सेक्शन 118 के अंतर्गत कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकता। बाहर का तो वैसे भी नहीं खरीद सकता, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी कृषि योग्य भूमि वहाँ नहीं खरीद सकता है। तो कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए आपको किसान होना वहाँ अनिवार्य है। अब बात आती है कृषि योग्य भूमि तो कोई भी नहीं खरीद सकता, तो फिर जो बची हुई और जो वहाँ भूमि है क्या हम उसे खरीद सकते हैं? अगर आप म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या नोटिफाइड एरिया कमेटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाली जमीन खरीदना चाहते हैं या लीज पर लेना चाहते हैं तो आप बिना परमिशन के उसे ले सकते हैं। आपको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हिमाचल प्रदेश हाउसिंग और शहरी विकास प्राधिकरण से जमीन सीधा खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा खरीद सकते हैं। सेक्शन 118 के अंतर्गत एक गैर कृषक को गवर्नमेंट को बताना होगा कि वह जमीन किस कार्य के लिए ले रहा है और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसे जमीन देनी है या नहीं। जैसे कुछ लोग स्कूल्स, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए जमीन खरीदते हैं और लोग 4 एकड़ की जमीन कृषि हेतु और मैक्सिमम 500 स्क्वायर मीटर की जमीन घर बनाने के लिए ले सकते हैं और ज्यादातर गवर्नमेंट परमिशन दे ही देती है। वैसे सेक्शन 118 के अंतर्गत परमिशन लेना अपने आप में ही एक बड़ी बात मानी जाती है और ये ज्यादातर पावरफुल लोगों को ही दी जाती है, जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा जैसे पावरफुल लोग हैं हमारे यहाँ, इनको ये परमिशन मिल जाती है आराम से। 1972 में जब यह एक्ट बनाया गया था उस समय हिमाचल प्रदेश में बहुत ही लिमिटेड लैंड थी कृषि के लिए, क्योंकि हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा है और कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम, और सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि चंद पैसे वाले लोगों के हाथ में सारी राज्य की भूमि आ जाए। और आज भी 90% स्टेट की पॉपुलेशन गाँव में निवास करती है और एग्रीकल्चर ही उनका मेन पेशा है। और हिमाचल प्रदेश में ही एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, जो कि एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता, चाहे वो हिमाचल का हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो। तो कंक्लूजन क्या है हिमाचल लैंड लॉज का? हर चीज के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, सो इसके भी हैं। जैसे कि हिमाचल में कृषि योग्य भूमि को हिमाचल का व्यक्ति भी नहीं खरीद सकता अगर वो एक कृषक नहीं है तो। बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, स्कूल्स और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की परमिशन से कोई भी वहाँ जमीन ले सकता है, और विदाउट परमिशन वाली जमीन तो वहाँ कोई भी खरीद सकता है, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का व्यक्ति हो। ये सब तो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड के बारे में कि लैंड रिफॉर्म कहाँ से आया और हमको कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ी, और अदर स्टेट्स के लैंड लॉज के बारे में बताया कि अदर स्टेट्स में कैसे कैसे लैंड लॉज है। अब बात आती है कि उत्तराखंड को कैसा भू कानून चाहिए। ये हमारा मेन टॉपिक और ये है हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियोस को कुछ की पॉइंट्स के साथ एंड करूंगा, जिसमें कि पहला की पॉइंट है, क्योंकि उत्तराखंड एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है तो गवर्नमेंट को ऐसे किसी को भी मनमानी जमीन लेने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी जमीन खरीद करके बैठ जाएगा तो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक खतरा बन सकता है।
है। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट को 12% जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी खरीद फरोख्त के लिए सख्त नियम कानून बनाने चाहिए, ताकि जो हमारे कृषि योग्य भूमि है उसे हम भू माफियाओं से बचा सके और कृषि योग्य भूमि को एक प्रदेश का या बाहर का कृषक ही खरीद सके, कोई भी नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट इस भूमि को खरीद न सके। अब जो सबसे बड़ा खतरा हमारे वीक लैंड लॉज की वजह से आता है वो आता है हमारे एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट थ्रेट सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे यहाँ के लिए। गवर्नमेंट को पहाड़ों में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए, ताकि यहाँ 2 मेगावाट से ज्यादा की जल विद्युत परियोजनाएं न चलाई जा सके और हमारे पर्यावरण को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। क्योंकि प्रकृति का क्रोध तो हम लोग 2013 जून की आपदा में भी देख चुके हैं और अभी अभी आई तपोवन आपदा में भी देख चुके हैं कि कैसे कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से बहुत सारे परिवारों को अपने यहाँ के कामगार व्यक्तियों को खोना पड़ा। एनवायरमेंट थ्रेट की अगर हम बात करें तो टिहरी बांध के नीचे से मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। इसी तर्क को लेकर पर्यावरण वृंद सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध का विरोध करते आए थे। गवर्नमेंट का भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है लैंड रिफॉर्म्स के लिए, जो कि उन्होंने किया है। गवर्नमेंट ने 2018 के भूमि कानून से अपना रुख साफ किया है कि वह एक कैपिटलिस्टिक थिंकिंग रखती है, मेरा मतलब पूंजीवादी विचारधारा रखती है और चाहती है कि हमारे यहाँ भी भारत की अलग अलग कंपनीज आए और भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी कंपनियां आए और उत्तराखंड में निवेश करें और उत्तराखंड भी यूपी और महाराष्ट्र के जैसे रोजगार उत्पन्न कर सके। राज्य सरकार ने अपने भूमि कानून में यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि को सिर्फ उद्योग स्थापित करने के लिए ही खरीदा जा सकता है और शर्तों के उल्लंघन की सूरत में क्रय की गई जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी। हमें इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भूमि कानूनों को लचीला भी रखना पड़ेगा, जो कि हमारी सरकार की इच्छा भी है, क्योंकि बाहर की इंडस्ट्रीज आएंगी तो हमारे प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और हमारे यहाँ के इंसान को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हमको अपनी गवर्नमेंट की बात को भी एक सही वे में लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जा करके बात बनेगी। अब मेरा लास्ट की पॉइंट है, हमारा देश राज्यों का एक संघ है जो कि आर्टिकल 1 बताता है, इसलिए हमारे देश में हर किसी को आजादी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है और जमीन ले सकता है, बशर्ते हर स्टेट के अपने लैंड लॉज है। ऐसे ही उत्तराखंड को भी ठोस भूमि कानून जो कि मैंने ऊपर बताए हैं बनाने चाहिए, ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता भी बनी रहे और उत्तराखंड वासियों की जमीन की सुरक्षा भी बनी रहे। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे भूमि कानूनों की जरूरत है। जो भी तथ्य मैंने वीडियो में दिए हैं ये सब मैंने समाचार पत्रों से लिए हैं, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग खुद इस बात को समझ सके और सच्चाई की तह तक जा सके। जो 4 सुधार मैंने ऊपर बताए हैं, हमें राज्य सरकार से इन पर भूमि कानून बनाने की मांग करनी चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ रोजगार भी आए और हमारी कृषि भूमि भी सुरक्षित रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जन जन तक यह बात पहुंच सके कि हमें भूमि कानूनों में क्यों और कैसे सुधार चाहिए। यह हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी भूमि, हमारी विकास का सवाल है, इसलिए हमारी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हम युवाओं की आवाज बुलंद होने में मदद करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।